हमारा नीट। आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये जिंदगी, ये लाइफ आखिर शुरू कैसे हुई? हाँ, ये एवोल्यूशन का चैप्टर सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये एक जासूसी कहानी जैसा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सुराग है, चट्टानों में दबे फॉसिल्स, अलग-अलग जानवरों की एनाटॉमी और हम सबके डीएनए में छुपा हुआ एक एंशिएंट कोड। एग्जैक्टली। और इस कहानी का स्केल बहुत बड़ा है। हम कुछ 100 या 1000 साल पीछे नहीं, बल्कि अरबों साल पीछे जा रहे हैं। ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ कैसे पहुंचे, हमें उस पहली चिंगारी को ढूंढना होगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। और हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कॉन्सेप्ट्स का खजाना है। अगर आपने इसे समझ लिया तो कई ट्रिकी क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे। तो चलिए इन सुरागों को जोड़कर इस अरबों साल पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। ओके, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? क्या लाइफ से भी पहले, ब्रह्मांड की शुरुआत से? बिल्कुल, क्योंकि लाइफ के लिए स्टेज तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक महाविस्फोट से। द बिग बैंग थ्योरी। हाँ, जिसे हम सब बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था। ये वो पॉइंट था जहां से स्पेस, टाइम और मैटर सबका जन्म हुआ। एक सिंगल पॉइंट से पूरा यूनिवर्स। इसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स बस फैलता गया? हाँ, वो फैला और ठंडा होने लगा। शुरू में ये बस सुपर हॉट एनर्जी और पार्टिकल्स का सूप था। फिर धीरे धीरे पहले सिंपल एटम्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। और फिर ग्रेविटी का रोल आया होगा। बिल्कुल। अब यहाँ ग्रेविटी का असली खेल शुरू हुआ। इसी खिंचाव की वजह से इन गैस के बादलों ने सिमटना शुरू किया। वो डेंस होने लगे और इन्हीं से बनी हमारी गैलेक्सीज। और हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। तो इसी में कहीं जाकर हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी बनी होंगी। करेक्ट। हमारी पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। लेकिन ये आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। इमेजिन करो, एक आग का गोला, मोल्टन रॉक, कोई एटमॉस्फेयर नहीं। मतलब सरफेस पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं, एक बेहद हॉस्टाइल दुनिया। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये एटमॉस्फेयर और महासागर कहाँ से आए? वही तो। उसी मोल्टन मास से गैस रिलीज हुई। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। इन गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट बना लिया। ओके। फिर सूरज की यूवी रेज ने वाटर वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा। हाइड्रोजन हल्की होने की वजह से स्पेस में एस्केप कर गई। एक मिनट, तो ऑक्सीजन तो थी, फिर हम क्यों कहते हैं कि अर्ली एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है। वो ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, वो बहुत रिएक्टिव थी। तो उसने तुरंत मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और ज्यादा वाटर वेपर और CO2 बना दिया। अच्छा। फ्री ऑक्सीजन यानी O2, जिससे हम सांस लेते हैं, वो अभी सीन में नहीं आई थी। इसी प्रोसेस से धीरे धीरे ओजोन लेयर बनी, पृथ्वी ठंडी हुई और जो वाटर वेपर था वो बारिश बनकर बरसा। हजारों सालों तक बरसा, जिससे बने हमारे महासागर। वाओ, तो स्टेज अब तैयार है। एक प्लैनेट जिस पर एटमॉस्फेयर है और पानी के बड़े बड़े महासागर हैं। हाँ, पर सबसे बड़ा सवाल, निर्जीव पानी और केमिकल से वो पहली लिविंग सेल बनना, ये जंप कैसे हुआ? ये तो एवोल्यूशन की कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। और इसी सस्पेंस को सुलझाने के लिए दो साइंटिस्ट, रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डेन, ने एक थ्योरी दी। क्या थी वो थ्योरी? उन्होंने कहा कि लाइफ किसी डिवाइन स्पार्क से नहीं बनी, बल्कि ये एक स्लो केमिकल प्रोसेस का नतीजा है। उन्होंने इमेजिन किया कि उन गर्म महासागरों में, जिन्हें प्राइमोर्डियल सूप कहा गया, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। जैसे मीथेन, अमोनिया, पानी, जो अर्ली एटमॉस्फेयर में थे। एग्जैक्टली। उस समय के हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस की एनर्जी ने इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने पे मजबूर किया। और उससे बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, जैसे एमिनो एसिड्स, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसी को केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं, निर्जीव से सजीव बनने का पहला स्टेप। सुनने में तो ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये तो बस एक आइडिया था, राइट? इसका कोई सबूत था? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब 1953 में SL मिलर और हेरल्ड यूरी ने दिया। उन्होंने सच में एक टाइम मशीन इन अ फ्लास्क बनाई। लैब में? उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर का मिक्सचर लिया। नीट में अक्सर इस मिक्सचर का 2:1:2 रेशियो पूछते हैं। अच्छा। उसे 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और फिर उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्रिएट की। बिल्कुल वैसा ही सेटअप जैसे उस जमाने में ज्वालामुखी और आसमानी बिजली से बना होगा। और रिजल्ट क्या निकला?
रिजल्ट शॉकिंग था। कुछ ही हफ्तों में उस फ्लास्क के अंदर के पानी का रंग भूरा हो गया था, और जब उन्होंने उसे एनालाइज किया तो उसमें अमीनो एसिड्स बन चुके थे। वाओ! मतलब लाइफ के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कोई जादुई चीज नहीं है, वो बस सही कंडीशंस में इनऑर्गेनिक केमिकल से अपने आप बन सकते हैं। एग्जैक्टली इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि लाइफ की शुरुआत नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस से हो सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लग रहा है तो पारानीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो मिलर उरे के बाद ये तो प्रूव हो गया कि अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। हाँ, और बाद के एक्सपेरिमेंट्स में शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस और फैट्स भी बनते देखे गए। तो हमारे प्राइमोर्डियल सूप में लाइफ के लिए सारा कच्चा माल तैयार हो चुका था। ओके, तो हमारे पास लाइफ के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन लिविंग सेल की सबसे खास बात तो ये होती है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। वो एबिलिटी कहाँ से आई? ये अगला बड़ा मिस्ट्री था। आज हम जानते हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, पर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल डीएनए नहीं बल्कि आरएनए था। आरएनए वोल्ड हाइपोथेसिस। बिल्कुल, आरएनए डीएनए से सिंपलर है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के साथ-साथ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप भी कर सकता है, बिल्कुल प्रोटीन एंजाइम्स की तरह। तो पहली लाइफ फॉर्म एक तरह का सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल रहा होगा, जो एक प्रोटेक्टिव बबल के अंदर था। प्रोबेबली। और एक बात पक्की है, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स एनारोबिक थे। मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, ये अपने आसपास के केमिकल्स को ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर वो बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? द ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। वो पॉइंट आया लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले, जब कुछ सेल्स ने एक रेवोल्यूशनरी ट्रिक सीखी, फोटोसिंथेसिस। सूरज की एनर्जी को यूज करके खाना बनाना। हाँ, और इस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। और ये वही फ्री ऑक्सीजन है जिसकी हम बात कर रहे थे। करेक्ट। शुरू में तो ये ऑक्सीजन समुद्र में डिसॉल्व होती रही, लेकिन धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर में जमा होने लगे। और इसने उस समय के एनारोबिक लाइफ के लिए डिजास्टर मचा दिया होगा। बिल्कुल, उनके लिए जहर था। पर इसी पोल्यूशन ने हम जैसे कॉम्प्लेक्स एरोबिक लाइफ के लिए दरवाजे खोल दिए। पैरानीट पर ऐसे ही डिटेल्ड नीट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अमेजिंग, मतलब लाइफ ने ही लाइफ के लिए कंडीशंस बनाई। तो हमारे पास थ्योरी है कि लाइफ कैसे शुरू हुई, पर इसके सबूत क्या हैं? सबसे बड़ा सुराग तो हमें चट्टानों में मिलता है। फॉसिल्स, जीवाश्म। लाइफ की एंशिएंट हिस्ट्री बुक। परफेक्ट एनालॉजी। हर चट्टान की परत एक अलग टाइम पीरियड को दिखाती है। सबसे नीचे की परतों में हमें सिंपल लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स मिलते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की परतों में आते हैं, लाइफ फॉर्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। डायनासोर के फॉसिल्स हमें एक खास परत में मिलते हैं, उसके ऊपर नहीं। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि लाइफ स्टिल नहीं है, ये लगातार बदली है। लेकिन फॉसिल्स तो उन्हीं का मिलेगा जो मर चुके हैं। जो लाइफ फॉर्म्स आज जिंदा हैं, क्या वो हमें एवोल्यूशन के बारे में कुछ बताती हैं? बिल्कुल। यहीं पर कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारी मदद करती है। इसमें 2 तरह के ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, होमोलॉगस और एनालॉगस। ओके, ये नीट का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसे क्लियर करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ही ब्लूप्रिंट से बनी अलग-अलग गाड़ियां। मतलब? सोचो, एक कार कंपनी ने एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनाया। उसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक हैचबैक बना दी, एक सेडान और एक छोटी वैन। अंदर का ढांचा सेम है, पर फाइनल यूज अलग है। अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। एग्जैक्टली। जैसे इंसान का हाथ, वेल का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख, इन सब में हड्डियों का पैटर्न सेम है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स। ब्लूप्रिंट सेम है, पर काम अलग। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा एंसेस्टर कॉमन था। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। गॉट इट। तो फिर एनालॉगस ऑर्गन्स इसका उल्टा होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। परफेक्ट। जैसे बटरफ्लाई का पंख और एक बर्ड का पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर उनका ओरिजिन, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग-अलग है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये सुराग हमें पक्का यकीन दिलाते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? व्हाट इज द इंजन ऑफ एवोल्यूशन? इसका सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। राइट। डार्विन ने देखा कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, जैसे हम सब इंसानों की हाइट, स्किन कलर सब अलग अलग होता है। हाँ, अब इनमें से कुछ वेरिएशंस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं।
जो ऑर्गेनिज्म इन फायदेमंद वेरिएशंस के साथ पैदा होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। एग्जैक्टली धीरे धीरे जनरेशंस के बाद ये फायदेमंद वेरिएशन पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती है। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एक मिनट, डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस वाली बात को कई लोग जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा समझ लेते हैं। क्या ये सही है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। डार्विन का फिटनेस से मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं था, उनका मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अच्छा, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से अडेप्ट करके सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ों के तने हल्के रंग के थे, तो उन पर लाइट कलर्ड मॉथ्स आसानी से छिप जाते थे। ब्लैक मॉथ्स आसानी से दिख जाते होंगे। हाँ, और पक्षी उन्हें खा जाते थे। लेकिन फैक्ट्रीज के धुएं से पेड़ों के तने काले हो गए। तो अब लाइट कलर्ड मॉथ्स आसानी से दिखने लगे होंगे। एग्जैक्टली अब ब्लैक मॉथ्स को एडवांटेज मिला, वो छिप जाते थे और लाइट कलर्ड मॉथ्स शिकार बन जाते थे। ये नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पैरानीड के साथ कनेक्टेड रहिए। पर डार्विन ने कहा कि वेरिएशंस छोटी-छोटी और ग्रेजुअल होती हैं। क्या एवोल्यूशन हमेशा ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी होता है? डार्विन के बाद एक और साइंटिस्ट आए, ह्यूगो दे व्रीस। उन्होंने कहा कि कभी-कभी एवोल्यूशन बड़े-बड़े जंप्स में भी हो सकता है। म्यूटेशंस की वजह से। हाँ, म्यूटेशंस डीएनए में होने वाले सडन रैंडम चेंजेस हैं। ये ज्यादातर हार्मफुल होते हैं, पर कभी-कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद भी हो सकता है, जिससे एक ही जनरेशन में बड़ा बदलाव आ जाए। इसे उन्होंने सॉल्टेशन कहा। और डार्विन्स फिंचेस का क्या? वो भी तो एवोल्यूशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, वो एडेप्टिव रेडिएशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। डार्विन ने गलापागोस आइलैंड्स पर देखा कि वहां कई तरह की फिंचेस थी, जिनकी चोंच का शेप और साइज बहुत अलग-अलग था। क्योंकि हर आइलैंड पर फूड सोर्स अलग था। बिल्कुल, किसी आइलैंड पर हार्ड सीड्स थे, तो वहां मोटी और मजबूत चोंच वाली फिंचेस इवॉल्व हुई। किसी पर इंसेक्ट्स थे, तो वहां पतली और नुकीली चोंच वाली। एक सिंगल इंसेस्ट्रल स्टॉक से एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग-अलग स्पीशीज का डेवलप होना, यही एडेप्टिव रेडिएशन है। ओके, तो अब हमने लाइफ की कहानी के मैकेनिक्स को समझ लिया है। चलिए अब टाइमलाइन पर एक फास्ट फॉरवर्ड ट्रिप करते हैं। व्हाट वर द मेजर माइलस्टोन्स? पहली सेलुलर लाइफ लगभग 2 बिलियन साल पहले आई। फिर ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बाद यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुए। फिर आया मल्टी सेल्युलरिटी का दौर। इनवर्टेब्रेट्स, फिर वर्टेब्रेट्स। हाँ, लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले तक इनवर्टेब्रेट्स समुद्र पर राज कर रहे थे। फिर आई पहली मछलियां, जॉलेस फिश, जो पहले वर्टेब्रेट्स थे। और फिर लाइफ ने सबसे बड़ा कदम उठाया, पानी से जमीन पर आने का। यस, ये लोब फिन्स नाम की मछलियों ने मुमकिन किया। उनके फिन्स मजबूत थे। इन्हीं से पहले एम्फिबियंस इवॉल्व हुए। लेकिन उन्हें अंडे देने के लिए वापस पानी में जाना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रेप्टाइल्स ने। उन्होंने मोटे छिलके वाले एमनियोटिक एग्स इवॉल्व किए, जो जमीन पर दिए जा सकते थे। और इसके बाद शुरू हुआ द एज ऑफ डायनासोर्स। हाँ, अगले 200 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का राज रहा, पर फिर 65 मिलियन ईयर्स पहले वो सब अचानक गायब हो गए। एक एस्ट्रॉयड के टकराने से। शायद डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन इसने एक नए ग्रुप के लिए दरवाजे खोल दिए, मैमल्स। हम लोग? हाँ, पहले स्तनधारी छोटे छछूने जैसे जीव थे, लेकिन जब डायनासोर गए तो मैमल्स ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। और इसी मैमेलियन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा अपना चैप्टर, ह्यूमन एवोल्यूशन। करेक्ट। हमारी कहानी करीब 15 मिलियन ईयर्स पहले ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस जैसे प्राइमेट से शुरू होती है। फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, जो 2 पैरों पर सीधा चलने लगे थे। हाँ, सीधा चलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। हाथ फ्री हो गए टूल्स इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद आए होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, जो पत्थर के टूल्स बनाते थे। रिथलमैन, जिनका ब्रेन साइज हमारे जितना ही था, 1400 सीसी, वो अपने मृतकों को दफनाते भी थे। और फिर हम आए होमो सेपियंस। हाँ, वाइज मैन। हम भी अफ्रीका में इवॉल्व हुए और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। करीब 10,000 साल पहले हमने खेती करना सीखा, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। कभी-कभी ये सोचना ही अमेजिंग लगता है कि कॉस्मिक स्केल पर हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन बस एक पलक झपकने जितना है। बिल्कुल। अब जब हमने पूरी कहानी समझ ली है, तो एक मेमोरी ट्रिक से ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस याद कर लेते हैं, जो नीट में बहुत काम आता है। ओके, बताइए। बस एक सेंटेंस याद रखो। डॉक्टर राम
and his expert nurse are smart. Dr. Ram and his expert nurse are smart. Let me guess. D for Dryopithecus, R for Ramapithecus, A for Australopithecus, H for Homo habilis, E for Homo erectus, N for Neanderthal, and S for Homo sapiens. Perfect. इस एक लाइन से आपका क्रम कभी गलत नहीं होगा। तो हमने बिग बैंग से लेकर होमो सेपियंस तक का सफर तय कर लिया है। ये एक इनक्रेडिबल कहानी है जो हमें बताती है कि लाइफ स्टैटिक नहीं है। हाँ, ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है, ये बदलाव की, रेजिलियंस की और सर्वाइवल की कहानी है। एक आखिरी सवाल, इस पूरी कहानी को देखने के बाद एवोल्यूशन का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं? ये एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। बायोलॉजिकली हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, पर बहुत धीरे धीरे। लेकिन अब एक नया तरह का इवोल्यूशन शुरू हो गया है, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से हजारों गुना तेज है। बिल्कुल। आज हम अपनी लिमिटेशंस को टेक्नोलॉजी से पार कर रहे हैं। शायद यही इवोल्यूशन का अगला चैप्टर है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा। एक बेहतरीन थॉट इस डीप डाइव को खत्म करने के लिए। याद रखें, हर मुश्किल एक अवसर है बेहतर होने का, ठीक वैसे ही जैसे लाखों सालों में जीवन ने खुद को बेहतर बनाया है। बिल्कुल। आज के लेक्चर से ओरिजिन और एवोल्यूशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पैरानीट के साथ जुड़े रहिए और नीट क्रैक करिए। कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग, ऑल द बेस्ट। आज की चर्चा की शुरुआत एक